Hello students, good morning. This is your geography class and we are doing chapter 3 of our first book. Name of the chapter is Interiors of the Earth. In the Interiors of the Earth chapter we have already studied about direct sources and indirect sources which are related to the interiors of the earth. After that we studied about the earthquake. So today we will continue the types of earthquake topic. I repeat, types of earthquakes. नंबर वन, द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक. मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है एक जो आपको 11th 12th में और अच्छे से भी डिस्क्राइब की जाएगी. उसके अकॉर्डिंग जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपके मेजर उनके नीचे प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स पे ही ये सभी कॉन्टिनेंट्स टिके हुए हैं. तो वो प्लेट जब आपस में मूव करती हैं इधर उधर या एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में या स्लाइड करती हैं दोनों पैरेलल, तब ये सारी मूवमेंट होती है. इस वजह से फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द टेक्टोनिक अर्थक्वेक. दीज आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग ए फॉल्ट प्लेन. और मैंने ये आपको बता ही दिया कि ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्यों आते हैं, क्योंकि प्लेट आपस में स्लाइड होती है. तो जब नीचे ही हलचल होगी बेस में तो ऊपर के स्ट्रक्चर पे तो अपने आप कुछ न कुछ रिजल्ट दिखेगा ही. नंबर 2, a special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. However, these are confined to areas of active volcanoes. जब देखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्लेट मूव की तो आपके अर्थ के आउटर सरफेस के ऊपर हलचल हुई, मूवमेंट हुई. जब ये मूवमेंट होती है तो अर्थ के नीचे जो आपकी लेयर्स में जो लिक्विड मटेरियल है या सेमी सॉलिड मटेरियल है वो निकल के बाहर आता है तो उसको वोल्केनिज्म बोलते हैं. तो इस प्रोसेस के साथ साथ जब जमीन पे वाइब्रेशन होती है, शेकिंग होती है, हलचल होती है, मूवमेंट होती है, तो उनको वोल्केनिक अर्थक्वेक्स बोल दिया जाता है. ठीक है. नाउ द थर्ड one is in the areas of intense mining activity. Sometimes the roofs of underground mines collapse causing minor tremors. These are called collapse earthquake. देखो जब आपने बहुत गहरी डेप्थ की कोई खान खोदी है तो वो खान कभी गिर भी सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा रहती ही है. ठीक है. तो उस खान के गिरने से, उस माइन की छत के गिरने से या उसके एकदम नीचे धंस जाने से और उस आसपास के एरिया में एक बहुत बड़ा झटका आता है. ठीक है. इस वजह से भी अर्थक्वेक जनरेट होता है. तो इससे कोई बड़ा नुकसान तो हालांकि नहीं होता, बट फिर भी एक मूवमेंट होती है तो इसलिए इनको कोलैप्स अर्थक्वेक का नाम दिया गया है. नाउ द फोर्थ वन, ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस. सच ट्रेमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. अब देखो ये कह रहा है कि भाई जहाँ पर आपने न्यूक्लियर या केमिकल फैक्ट्री लगा रखी है, बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है और उस प्लांट में किसी गड़बड़ी की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है, विस्फोट हो जाता है और उस विस्फोट की वजह से आपस की पूरी जमीन एकदम से हिल जाती है. ठीक है. तो उसको कहते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. नाउ द फिफ्थ वन, the earthquakes that occur in the areas of large reservoir are referred to as the reservoir induced earthquake. तो जो एरियाज लार्ज रिसर्वियर्स हैं उन एरियाज में क्या होता है, आपके रिसर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक आते हैं. और रिसर्वियर को आपको समझना हो तो रिसर्वियर का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े जो जलाशय हैं. ठीक है. बड़े बड़े समुद्र हैं तो उन एरियाज में जब कोई बहुत बड़ी हलचल होती है तो उसको पानी की वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से कहीं पे जाके टकराया, इस वजह से जो भी मूवमेंट होती है तो उसको कहते हैं रिसर्वियर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू मेजरिंग अर्थक्वेक्स. सिंपल टॉपिक, आसान भी, आपको समझ में भी आता है कि कैसे अर्थ मूव करती है. हम अर्थक्वेक कहते हैं, उसको भूकंप कहते हैं. ठीक है. मेजरिंग अर्थक्वेक मीन्स अर्थक्वेक को कैसे कैसे मेजर किया जाता है. द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक. तो पहले दो बातें याद रखनी है कि अर्थक्वेक को भाई मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से मेजर किया जाता है. द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिएक्टर स्केल. तो अर्थक्वेक के जो मैग्नीट्यूड जिस स्केल से मेजर किए जाते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल.
द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जो एनर्जी उस अर्थक्वेक के टाइम पे रिलीज हुई है उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और उस मैग्नीट्यूड को जब मेजर करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रिएक्टर स्केल। और इस मैग्नीट्यूड की जो इंटेंसिटी है उसको 0 से 10 तक काउंट किया जाता है। 0 मीन्स बहुत कम मैग्नीट्यूड है तो मूवमेंट बहुत कम होगी ना के बराबर। 10 मीन्स बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ अर्थक्वेक आया है तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मिराकली एन इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट। तो देखो अब दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम हो गया अपने आप में मिराकली स्केल। मिराकली स्केल एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट के नाम पे, इंसान के नाम पे मिराकलिस का नाम, क्योंकि उसने इस चीज़ की खोज की थी। The intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. इंटेंसिटी स्केल का क्या मतलब है, इंटेंसिटी स्केल ये काउंट करता है कि भाई कितना डैमेज हुआ है, किस इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक आया था। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12, और इंटेंसिटी स्केल की रेंज क्या है, 1 से 12। इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, एक है रिएक्टर स्केल जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, उसके नंबर्स होते हैं 0 to 10। सेकंड है मिराकली स्केल जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है, और उसके नंबर्स हैं 1 to 12। इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब इफेक्ट्स आप जो ऊपर लाइन लिखी हुई हो तो किसी काम की है नहीं, कि अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हैजार्ड, द फॉलोइंग आर द इमीडिएट इफेक्ट्स ऑफ द अर्थक्वेक। नंबर 1 ग्राउंड शेकिंग, मतलब धरती का हिलना, कंपन होना, उसमें वाइब्रेशन होना। नंबर 2 डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट्स। अब देखो बहुत बड़े भूकंप आते हैं तो कहीं से ज़मीन धस जाती है, खाई बन जाती है, कहीं से ज़मीन ऊपर आ जाती है, तो अलग अलग शेप के ग्राउंड सेटलमेंट भी होती है बड़े लेवल के अर्थक्वेक से। लैंड एंड मड स्लाइड्स, ज़मीन का या फिर बड़े बड़े मड की स्लाइड्स का फिसल जाना, ठीक है, लैंड स्लाइडिंग जिसको आप बोलते हो। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे पहाड़ी इलाकों में होती ही रहती है ये चीज़। सोयल लिक्विफेक्शन, सोयल लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है, मिट्टी का मतलब, सॉरी, किसी पहाड़ का मतलब मिट्टी जैसा बन जाना, मतलब पिघल जाना, उसका चूना बन जाना। जब बहुत बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आया तो कोई ज़मीन धस गई, तो किसी ज़मीन के ऊपर बड़ी चट्टान गिर गई तो उसका चूरा हो गया। ग्राउंड लर्चिंग, ग्राउंड लर्चिंग मीन्स ग्राउंड में मूवमेंट होना, ठीक है। एवलेंसीज, एवलेंसीज मीन्स बड़े बड़े, एवलेंसीज को हम क्या बताएं, एक मिनट रुको आप, एवलेंसीज को हिंदी में समझाने के लिए, तो एवलेंसीज होती हैं बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, तो बड़ी बड़ी बर्फ़ की चट्टानों का आप ये मान जाओ पहाड़ों से गिर जाना, ये एवलेंसीज है। ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हो, यहाँ पर भी अर्थक्वेक आता है तो धरती हिलती है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है जहाँ पर हाई इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आते हैं। फ्लड्स फ्रॉम डैम एंड लीवी फेलर्स, बांध का गिर जाना या फिर बांधों से बाढ़ आ जाना टूटने की वजह से। फायर्स, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, किसी स्ट्रक्चर का गिर जाना, बड़ी बड़ी इमारतों का गिर जाना। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का, वस्तुओं का गिर जाना। सुनामी, सुनामी भी अर्थक्वेक की वजह से ही आता है। जब अर्थक्वेक पानी पे होगा तो उस टाइम पे सुनामी जनरेट होगी, क्योंकि उससे मूवमेंट, सारी मूवमेंट पानी की होती है, और फिर वो जब उसकी इंटेंसिटी पानी की मूवमेंट की हाई हो जाती है तो उसको सुनामी का नाम दे दिया जाता है। द फर्स्ट 6 लिस्टेड अबव हैव सम बियरिंग्स अपॉन लैंडफॉर्म्स। ये कह रहा है जो आपने पहले 6 पढ़े हैं इसके इम्पैक्ट्स, तो ये तो लैंडफॉर्म्स में कुछ ना कुछ बदलाव करते हैं। वाइल अदर्स में बी कंसीडर्ड द इफेक्ट्स कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीपल इन द रीजन। और 6 के बाद जैसे जो आपने 7 से पढ़े हैं, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स, फायर, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, सुनामी, इनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का, चाहे वो ह्यूमन प्रॉपर्टी हो चाहे फिर वो आपकी मटेरियल प्रॉपर्टी हो, उसका नुकसान होता है। द इफेक्ट्स ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली if the epicenter of the tremor is below oceanic waters and the magnitude is sufficiently high। ये मैंने बता ही दिया कि सुनामी जब आएगा भाई, जब अर्थक्वेक पानी के सरफेस के ऊपर होगा या उसका एपिसेंटर उसके ऊपर होगा, तो उस वजह से पानी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम सुनामी बोलते हैं। और वो जहाँ पर भी टकराता है सुनामी, उस एरिया को बर्बाद कर देता है। सुनामीज आर द वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इन इटसेल्फ।
तो सुनामी अर्थक्वेक की वजह से जनरेट नहीं होता। सुनामी कैसे जनरेट होता है? अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स बनती हैं, ठीक है, वो खुद एक भूकंप नहीं है, भूकंप की वजह से जो वेव जनरेट हुई, उस वेव की वजह से पानी में मूवमेंट हुई और तब जाकर सुनामी बना। Though the actual quake activity lasts for a few seconds, its effects are devastating provided the magnitude of the quake is more than 5 on the Richter scale। तो जब अर्थक्वेक वेव की रिएक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी 5 से ज़्यादा होंगी और वो पानी के सरफेस के ऊपर होगा, तब जाकर सुनामी आ जाती है। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अक्रेंसीज, ये भी कर लेते हैं। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल हजार्ड। If a tremor of high magnitude takes place, it can cause heavy damage to life and property of people। ये आप जानते ही हो, कितनी बार पढ़ लिया कि भाई जब हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आएंगे तो उससे इंसानों की प्रॉपर्टी का बहुत सारा लॉस होता है। However, not all the parts of globe necessarily experience major shocks। अब ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। देखो, आपने प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स का जो शैडो जोन पढ़ा था, उसमें भी आपने देखा कि सरफेस वेव्स या जो सेकेंडरी वेव्स हैं, उन 40% एरियाज तो जमीन पे ऐसे हैं जहाँ पर वो पहुँच नहीं पाती। ठीक है, तो दुनिया में सभी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक आते हों हाई इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड के। वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज विद सम डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। आगे के चैप्टर्स में आप अर्थक्वेक, देखो अर्थक्वेक क्या है हमने समझ लिया, सुनामी क्या है, बट आगे के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वोल्केनो क्या है और अर्थक्वेक सुनामी के स्प्रेडिंग जोन्स क्या क्या है, मतलब ये जनरली कहाँ पर आते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब उस चैप्टर को इस चैप्टर के साथ जोड़ के चलना होगा आपको जब वो पढ़ाएंगे। तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि जो मूवमेंट होती है वो किस किस वजह से होती है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, रिएक्टर स्केल क्या है, उसके मिराकली स्केल क्या है, ये सभी ध्यान रखने हैं। फिर हम सीधा ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं ग्लोब पे, अर्थ पे, जहाँ पर अर्थक्वेक जनरली आते रहते हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ पर बहुत रेयरली ही आते हैं, कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हल्की फुल्की मूवमेंट होती रहती है। Note that the quakes of high magnitude, that is 8 plus, are quite rare. They occur only once in 1 to 2 year, whereas those of teeny types occur almost every minute। तो देखो 8 प्लस की इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं। ठीक है, ये 1-2 साल में एक आध बार ही आते हैं धरती पे किसी न किसी जगह पे। जो वो जगह है वो आपको आगे के चैप्टर में पता चल जाएंगी। लेकिन छोटी मोटी मूवमेंट तो ज़मीन के नीचे हर टाइम होती रहती हैं, हर सेकंड होती रहती हैं। कभी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो उसको हम बाहर फील करते हैं आउटर सरफेस पे और हम कहते हैं कि भूकंप आ गया। ठीक है, अब कल के टॉपिक में हमें पढ़ना है कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल और कोर क्या क्या है, कहाँ कहाँ तक इनकी डेप्थ है, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑनलाइन क्लासेस सॉरी हो नहीं पा रही हैं, पता नहीं ऐप में क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी के लिए आप इसको देख लिया करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ और ये देखने के लिए आपको ये नहीं है कोई स्पेसिफिक टाइम चाहिए, आपको जब टाइम मिले, जब आपका मन हो तभी देख लो, आप 15 मिनट तभी दे दो बस। उसके बाद एक बार अपनी बुक को पढ़ के देख लो, नोट्स वगैरह और ये सब कंप्लीट कर लो। नोट्स में आज इस चैप्टर के भेजता हूँ आपके पास।